नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। एमपी में निकाय चुनाव को लेकर नाम वापसी का आज आखिरी दिन था। कुछ जगह पर तो बागी मान गए, लेकिन कुछ जगहों पर बागी अब भी अड़े हुए हैं, जिससे बीजेपी और कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले बागियों के तेवर से दोनों पार्टियों का नुकसान पहुंचना तय था। हमारे सामने ताजा मामला महाराष्ट्र का था, जहां बगावत से महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। तो महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक बागियों ने जिस तरह से दी है सियासी दस्तक, उस पर हो रहा है मंथन, और उसी पर आज करने जा रहे हैं हम आपकी बात। यूं तो बागी या असंतुष्ट दोनों ही दलों में थे। आज शाम 3 बजे तक की मियाद थी कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया बीजेपी और कांग्रेस ने कि जो बागी खड़े हुए हैं नाम वापस ले दें। कई मामलों में सफलता मिल गई, लेकिन कुछ बागी अभी भी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों कह रहे हैं कि अभी तो हम फील गुड कर रहे हैं, लेकिन असल हालात यह है कि बागियों ने मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के सियासी बयान आपको सुना देते हैं, किस तरह से खुद को अभी कंफर्टेबल और दूसरों के लिए मुसीबत का वक्त बता रहे हैं। सुनिए। कांग्रेस में क्योंकि उम्मीदवारों की सूची हमने पहले ही जारी कर दी थी, तो इस तरह की सूचनाएं हमारे पास पूरे प्रदेश से आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा कहीं पे इस तरह का नहीं है। अंतिम समय में अगर कुछ उम्मीदवारों में परिवर्तन हुआ तो वहाँ ज़रूर कुछ लोग रह गए हैं जो हो सकता है फॉर्म नहीं उठा पाए हों, तो उनको हम एक अवसर और देंगे कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी उनके वार्ड में खड़ा हुआ है उसके समर्थन में वो अपील जारी करे, अपील जारी करके उसके साथ उसको जिताने का प्रयास करें। तो कांग्रेस के ज़्यादातर जिलों से हमें ये सूचना आ रही है कि सभी लोगों ने नाम वापस ले लिया। ऐसे सभी साथियों ने जिन्होंने इस पार्षद पद के लिए जो नामांकन भरा था, नामांकन विड्रा किया है। भारतीय जनता पार्टी की शक्ति को बढ़ाने के लिए, वो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए और चुनाव के मैदान में भाजपा का समर्थन करने के लिए उतरेंगे। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। अगर कोई ऐसे इक्का दुक्का कहीं कार्यकर्ता रह भी गए होंगे तो उनसे बातचीत करेंगे, वरना तो हमारे विधान के अनुसार जो कार्यकर्ता नाम वापसी के समय के बाद भी मैदान में है, अर्थात वो निष्कासन की श्रेणी में आएगा, उसको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। तो आपने सुना कि निष्कासन भी किया जाएगा, साफ तौर पर अल्टीमेटम भी दे दिया गया था। लेकिन कितना काम आया ये दबाव, कितना काम आया बहलाना फुसलाना, और कितना काम आया मनाना, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि सबसे पहले हम आपको अपने सवाल दिखा देते हैं। हमारे सवाल क्या है? न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। बागियों ने बिगाड़ा पार्टियों का खेल, टिकट की चाहत के आगे अनुशासन हुआ फेल। कुछ ने नाम वापस लिए, कुछ ने तेवर और कड़े किए। निष्कासन का डर भी बेअसर, ऐसे कैसे जीतेंगे 2023 का सवाल। महाराष्ट्र से लेकर एमपी तक बगावत विकट, बीजेपी कांग्रेस के सामने संकट। बागियों का मौसम चल रहा है। महाराष्ट्र में बागियों ने पूरी सत्ता हिला दी है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक और गुजरात से लेकर के दूसरे राज्यों तक, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक इसकी धमक सुनाई दे रही है। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि निकाय चुनाव में बागियों को मनाना बड़ी चुनौती है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, कहा जा रहा था कि बीजेपी ने पहले प्यार से समझाने की कोशिश की और बाद में फिर निष्कासन का डर भी दिखा दिया, अल्टीमेटम भी दे दिया कि 3 बजे तक नाम वापस ले लीजिए वरना दिक्कतों में आप पड़ जाएंगे। मुझे ये बताइए सर कि अभी जो अपडेट्स आ रहे हैं, क्या उसके बाद कंफर्टेबल हुई हैं बीजेपी और कांग्रेस, या बागी अभी भी इतनी संख्या में तो है मैदान में कि परेशानी बढ़ा दें? जी 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 अभिलाष जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। एक्चुअली देखिए, मैं आपको हम आपके जवाब में जाने से पहले कुछ चीजें बताते हैं। वर्तमान समय में राजनीति में एक विचारधारा में बड़ा गिरावट देखने में आई है। पुराने समय में जब लोग पार्टी ज्वाइन करते थे तो वो कहीं ना कहीं पार्टी की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर या अपनी आइडियोलॉजी से मैच होकर उस पार्टी को ज्वाइन कर। लेकिन आज जो देखा जा रहा है कि तात्कालिक परिस्थितियां या व्यक्तिगत लाभ, जिसके कारण लोग पार्टी ज्वाइन करते हुए चले जाते हैं। अब इसमें देखिए 2 चीजें हैं। अगर हम देखें, अगर एक तो आइडियोलॉजी से भटक जाते हैं, आइडियोलॉजी से कनेक्ट नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, एक सबसे बड़ी चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि जो पार्टीज अपनी गाइडलाइंस बनाते हैं या जो क्राइटेरियाज तय करते हैं
उन क्राइटेरिया में क्या करते हैं वो, कि पहले तो कहते रहते हैं कि पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने कार्यकर्ता को वू करने के लिए उनका प्रयास रहता है कि हम पार्टी सबसे आगे चली जाए, लेकिन क्या उन पर वो खरे उतरे हैं? ये कहीं ना कहीं बड़ा कारण इसका बनता है। जैसे कि आपने देखा हो, इसके पीछे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी के बिग बिग्स होते हैं उनका दखलंदाजी, उनके परिवार का इन्वॉल्वमेंट। जैसा कि पिछले समय जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश में जो विजिट हुआ था, उस विजिट के बाद बीजेपी के अंदर एक बड़ी ललक आई थी कि अब हो सकता है कि परिवारवाद यानी कि जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका बीजेपी के अंदर अंत हो जाएगा और कहीं ना कहीं उन लोगों को मौका मिलेगा जो ग्राउंड लेवल पर पार्टी के लिए शुरुआत से काम करते रहे। लेकिन ना तो ये भाजपा में देखा गया और कांग्रेस में तो देखने का बनता ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसी कोई गाइडलाइन तय ही नहीं की थी। कभी विधायक को टिकट दे दिया, विधायक की पत्नी को टिकट दे दिया। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल प्रदेश में बन गया है कि बगावती सामने आ गए। ये दोनों पार्टीज के लिए कहीं ना कहीं कई जगह खतरा भी बन सकता है। अभिलाष, ठीक है, मैं आता हूं राकेश शर्मा जी के पास। राकेश जी, मुझे बताइए कि शाम तक कितनों की नाम वापसी हो गई और आपको क्या लगता है कितना डैमेज, कितने % डैमेज को आपने कंट्रोल कर लिया है? देखिए अभिलाष जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार हैं उनके सामने बहुत कम इक्का दुक्का जो लोग बचे हैं, उनको छोड़ ज़्यादातर लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए। पूरे मध्य प्रदेश से फिगर इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो हमारे पास आंकड़ा उपलब्ध हुआ है उसमें ये जानकारी मिली है कि ज़्यादातर लोगों ने नाम वापसी ले ली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट दिखाया या बांटे गए वो बिल्कुल एक फेयर पूरा मामला रहा है कि जो समितियां बनाई गई थी, चाहे संभागीय समिति या जिला समिति या नीचे मंडल की समिति, वहाँ से नाम निकल के आए थे। इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि एक एक वार्ड में 4-4, 5-5 उम्मीदवार ऐसे थे जो एक ही कद के थे, उसमें से किसी एक व्यक्ति को टिकट दिया जा सकता था। उसमें से कई बार लगा लोगों को कि हमने फॉर्म जमा कर दिया है, हो सकता है 2-3 नाम आपने देखा कि जिनके जाति प्रमाण पत्र के कारण नाम कैंसिल हुए तो दूसरों को मौका मिला, नहीं तो ज़्यादातर लोग जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता अपनी माँ की तरह मानता है और भारतीय जनता पार्टी में जब तक टिकट वितरण नहीं हुआ था तब तक हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार था। वो पार्टी में विभिन्न मंचों पर उसकी बात सुनी गई और उसकी बात पर विचार किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार को वी फॉर्म दे दिया गया और वो अधिकृत उम्मीदवार हो गए और सारे के सारे कार्यकर्ता उनके साथ प्रचार कर रहे हैं। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की जो पत्रकार वार्ता हुआ उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने जो कहा कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए, नहीं तो 6 साल के लिए आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी ज़्यादातर कैंडिडेट जिनने फॉर्म भरे थे वो उनने अपने नाम वापस ले लिए। ठीक है, हमारे साथ राकेश शर्मा जी के साथ साथ अनुराधा सिंह भी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अनुराधा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हम देख रहे थे कि कांग्रेस में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है, खासतौर से बागियों को लेकर, और डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं ने उठा भी ली थी। ऐसे में कमलनाथ जी जब महाराष्ट्र पहुंचते हैं और वहां बीच अभी वहां मंथन चल ही रहा है कि क्या होगा कुछ पता नहीं, क्लाइमैक्स वहां हुआ नहीं और वापस लौट कर आ गए, तो क्या ये माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये दबाव था कि महाराष्ट्र छोड़िए, पहले एमपी को देख लीजिए वरना फिर से एमपी में दिक्कतें ना हो जाएं? क्या इसी वजह से कमलनाथ जी वापस आ गए? नहीं सर, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को अपना नमस्कार करती हूँ, मेरे साथी पैनलिस्ट को भी। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कमलनाथ जी देश के एक ख्याति प्रसिद्ध नेता हैं और सर्वमान्य नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। वो उन्हें महाराष्ट्र की जो पर्यवेक्षक की जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको उन्होंने बखूबी निभाया है। और कांग्रेस पार्टी, जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगी, महाराष्ट्र में हम सहयोगी दल थे महाअघाड़ी गठबंधन के, और जिस काम के लिए गए थे और उसके बाद में वो अभी आए हैं और हमारे यहाँ रणनीति पे भी चर्चा कर रहे हैं। और मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहूँगी कि वो दोनों जगह अपना मैनेज कर रहे हैं, महाराष्ट्र भी देख रहे हैं। वो पूरे देश के नेता हैं, खाली मध्य प्रदेश के नहीं। वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूरे देश के नेता हैं। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने सर्वे के आधार पर मध्य प्रदेश में टिकट वितरण किए थे। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रत्येक कार्यकर्ता को आह्वान किया है मीटिंग में
सारे एमएलएस को, जिला के हमारे जो प्रमुख हैं उनको, संभाग प्रमुखों को, उनको जिम्मेदारी सुनिश्चित की है कि प्रत्येक कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को विजयी बनाएं। और साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि जो क्षेत्र में कार्य करते हैं कार्यकर्ता, टिकट मांगना हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हक है, पर टिकट एक ही को व्यक्ति उम्मीदवार होता है कांग्रेस पार्टी का, और फिर पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ उसको जिताने के लिए पूरे प्राण से लग जाती है। जो आज आप देख रहे हैं वही हो रहा है। तो कांग्रेस तो हमेशा से, जब इतनी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है सर, 137 ईयर ओल्ड पार्टी इज अ कांग्रेस पार्टी, और आज भी आप देखिए, चाहे आप अग्निपथ ले लीजिए, चाहे आप किसानों के मुद्दे ले लीजिए, चाहे आप राष्ट्रीय ले लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे ले लीजिए, चाहे आप कहीं भी देखिए, और हमारे मध्य प्रदेश के ले लीजिए, और पंचायतों तक, जहां तक कि पंचायत और नगरीय, जो हमारे नगरीय निकाय चुनाव हैं, वो तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके प्रावधान किया था कि उनकी मंशा थी कि ग्रास रूट पर डिसीजन मेकिंग हो, जहां पे जमीनी स्तर पे लोग निर्णय ले सकें। लेकिन अगर ऐसा था अनुराधा जी, तो क्यों आपके कल, अगर मैं ग्वालियर चंबल अंचल ही ले लूं अनुराधा जी, तो कल वहां पर मैं देख रहा था आए और चुनावी समर में भाग लें और देश की राजनीति में अपना योगदान करें। राजीव गांधी जी तक आप गई, लेकिन मुझे ये बताइए कि बहुत पीछे हो गया, मैं कल शाम की बात कर लेता हूं। कल मैं शाम को खबरें पढ़ रहा था और उसमें मैं देख रहा था कि ग्वालियर के जिला अध्यक्ष आपके कह रहे थे मैं इस्तीफा दे दूंगा, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है दूसरे लोगों के टिकट काटने का। मुरैना के जो विधायक थे वो जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके थे गुस्सा होकर के, तो नाराजगी तो थी। मेरा सवाल यह है, आप लोग भले ही स्वीकार ना करें दोनों ही माननीय प्रवक्ता, लेकिन मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या वो नाराजगी कम कर ली गई है या नाराजगी ज्यादा थी, इसीलिए कमलनाथ जी को सरकार की मझधार में वहां पर महाराष्ट्र को छोड़कर जो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी यहां आना पड़ा है? जी सर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, आप स्वयं जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में, और देश के प्रमुख नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उनको पर्यवेक्षक आदरणीय हमारी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उनको जिम्मेदारी सौंपी थी महाराष्ट्र की भी वो निर्वहन कर रहे हैं, साथ में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और आप देखिए कि कितना उनमें स्टैमिना है कि सुबह वो महाराष्ट्र में थे तो और अभी मध्य प्रदेश में चर्चा कर रहे हैं। और तीसरी चीज मैं आपसे कहूंगी, जो आप कह रहे थे कि हमारा परिवार है, देखिए परिवार में सबको, हमारी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है कांग्रेस, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, और सब चीजें सामान्य है, वो हमारे कार्यकर्ता हैं, और हम कांग्रेस पार्टी के जन, हम अपने सभी कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे और उनसे बात करेंगे, और वो सब मैं आपको आश्वस्त करती हूं कांग्रेस पार्टी के लिए ही कार्य करेंगे। जो आप ग्वालियर का जिक्र कर रहे हैं, वहां भी कांग्रेस की शोभा सिकरवार जी, आप देखिए प्रचंड बहुमत से ग्वालियर की मेयर बनने जा रही हैं। ठीक है अनुराधा जी। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, अब ये प्रवक्ता हमारे स्वीकार तो कर नहीं सकते कि सार्वजनिक मंच से की दिक्कतें हैं। मुझे ये बताइए कि विधानसभा चुनाव से पहले डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, ये जो मुखालफतों के, बगावतों के दौर शुरू हुए हैं महाराष्ट्र में, हम इसका एक्सट्रीम क्लाइमैक्स देख रहे हैं, क्या उससे कुछ सीख लेंगी ये दोनों पार्टियां? क्योंकि जिस तरह से आज वीटो लगाया, प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा, हालांकि देखिए प्रवक्ता साहब राकेश शर्मा जी कह रहे हैं कि हमारा परिवार है, और फिर बोल रहे हैं कि 6 साल के लिए निष्कासित कर देंगे अगर वापस नहीं लिया तो मतलब अनुशासन का डंडा चलाना पड़ रहा है, डर दिखाना पड़ रहा है। तो परिवार और भावनात्मक लगाव वाली बात तो अब अलग हो गई। मुझे सर सत्यप्रकाश जी ये समझना है कि क्या ये चीजें आगे जाकर के और विकृत रूप लेंगी? विधानसभा चुनाव आते आते बागियों के जो तेवर हैं और सख्त होंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि इन दिनों मौसम बागियों के मुफीद है। जी अभिलाष जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। आज के दिन के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं जी कि आज जो महाराष्ट्र में कल से घटित हो रहा है जी, उसने न केवल उस स्टेट को बल्कि अक्रॉस द कंट्री राजनीति को हिलाकर रख दिया है। अभी तक देखने में आया है कि जो ऐसे इंसिडेंट जहां होते थे, जहां कांग्रेस रूल करती थी और कांग्रेस के एमएलए को अटैक किया जाता था, जिसके कारण वहां सरकार गिरी या गिरने से बच गई। लेकिन एक बड़ा चीज आती है कि आप देखिए शिवसेना के एमएलए, जो कहीं ना कहीं बीजेपी की आइडियोलॉजी से मैच करती हुई पार्टी है, उसके एमएलए, और इतने नंबर ऑफ एमएलए कि 3/4 से भी ज्यादा एमएलए चले गए। ये कहीं ना कहीं देश की राजनीति में इस विचार को मंथन करने पर मजबूर करती है कि क्या पार्टी विपक्ष में रहना नहीं चाहती। विपक्ष और रूल दोनों ही पैरेलल इन लोकतंत्र की बड़ी मजबूत न्यू है, जिनको मजबूत रखने के लिए
हमें दोनों का रखना बड़ा आवश्यक है। अब आपने मध्य प्रदेश का जो कहा है कि मध्य प्रदेश में ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्पोक्स पर्सन है, ये दोनों ही डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जबकि यथार्थ ये नहीं है। मैंने आपसे फिर कहा कि आप भाजपा को देखें या कांग्रेस को देखें, हालांकि भाजपा ने जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के अगेंस्ट अपना जो सामने लाया एजेंडा, वो कहीं ना कहीं बहुत फैल होते हुए नजर आता है। आप देखिए नेताओं की पत्नियां, नेताओं के भाई, नेताओं के रिश्तेदार, ये सब क्यों आपने लिए? आपने जेपी नड्डा साहब को नकार दिया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? विजिबिलिटी। क्योंकि जहां पर उनको लगता है कि ये व्यक्ति अगर जीत सकता है तो उसको टिकट दो, भले ही वहां पार्टी की जो विचारधारा है या पार्टी की जो क्राइटेरिया है वो भले टूट जाए। ना सत्यप्रकाश जी, साथ ही सत्यप्रकाश जी, मैं यहाँ क्लैरिटी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने भले ही बयान दिया कि हम परिवारवाद से किनारा करेंगे, कांग्रेस ने भले ही स्वीकार किया कि हमारा लिए एकमात्र एजेंडा है, वो है एकमात्र फैक्टर विनेबिलिटी है, जिताऊ उम्मीदवार होना चाहिए, यानी कांग्रेस कहकर कर रही है, बीजेपी कह कुछ और रही है, कर कुछ और रही है, ये कहना चाहते हैं सर आप? देखिए, यहां पर मैं आपको फिर कहूं, ना केवल ये बीजेपी के अंदर, कांग्रेस में भी उस कार्यकर्ता, जिस कार्यकर्ता ने उस वार्ड में या उस पर्टिकुलर टाउन में एक जबरदस्त पार्टी के लिए इन हालातों में, जब लोग ग्वालियर चंबल संभाग का उदाहरण करें कि पलायन के लिए मजबूर थे, यानी पार्टी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए, उस समय यहाँ का एक ट्रांजिशन पीरियड था। उस पीरियड में लोगों में बड़ा असमंजस था कि हम किधर जाएं। अगर वो पार्टी के साथ डटे रहे तो कहा जाएगा कि वो पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं, उनको इग्नोर किया। ये ना केवल ग्वालियर चंबल बल्कि अक्रॉस मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इग्नोर किया, जिसके कारण ये बगावती तेवर उन लोगों के देखे जा रहे हैं। अब भाजपा की जो आपने बात कही कि भाजपा की बात बिल्कुल सही है कि भाजपा ने कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के दबाव, आप कहीं भी ले लें, बड़े नेताओं के दबाव में ये निर्णय पार्टी की आइडियोलॉजी से हटकर लिए हैं और ये कहीं ना कहीं पार्टी को वीक करते हैं। आज भाजपा मजबूत क्यों मानी जाती है? क्योंकि उसके डिसिप्लिन का डंडा बहुत मजबूत है, उनके निर्णय बहुत स्ट्रांग है और अपने निर्णयों पर अडिग रहने वाली पार्टी है। उसके बावजूद भी अगर लोकल लेवल पे यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिविजनल हेडक्वार्टर पे या स्टेट लेवल पे ये सब चीजें आएंगी तो नेशनल लेवल पर पार्टी कहीं ना कहीं वीक होगी, तो कहीं ना कहीं अपने निर्णयों के लिए मजबूत पार्टी मानी जाती है। तो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी मानी जाती है, इसलिए कार्यकर्ता वहां डिसिप्लिन के डंडे के नीचे बना रहता है। अगर कार्यकर्ता को इग्नोर करेंगे तो निश्चित रूप से जो हाल कांग्रेस का देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं भाजपा को भविष्य में देखना पड़ सकता है। राकेश शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, देखिए परिवार की बात आप कहते हैं और फिर सीधे तौर पर धमकी, चेतावनी, अनुशासन सिखाना, जिस भी लैंग्वेज में आप कहें, आप कहते हैं आप पहले तो समझाने की कोशिश करते हैं, बहलाने की कोशिश करते हैं और फिर 2-4 घंटे पहले कहना पड़ता है कि भाई 6 साल के लिए निष्कासन हो जाएगा। तो आप इसको अनुशासन के तौर पर देखते हैं? आप एक तरफ कह रहे हैं कि तमाम लोग पार्टी के साथ, अगर पार्टी के साथ थे, आपको भरोसा था, तो ये कहलाने की जरूरत क्या थी प्रदेश अध्यक्ष साहब से कि हम सस्पेंड कर देंगे? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर बिना भय भिन्न प्रीत ना होए गुसाई वाला मामला है? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं 2-3 बात पहले जो डिबेट में निकली उसको स्पष्ट करना चाहूँगा जी। मेरे विद्वान साथी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं शर्मा जी, वो इस बात को इंगित कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद चला। मैं अपने विद्वान साथी को ये बात याद दिलाना चाहूँगा कि भोपाल की जो महापौर है वो किस परिवार से आती है। आज इंदौर से जो कैंडिडेट मैं कांग्रेस के लोगों का नहीं पूछ रहा हूं, मेरे को जो दिख रहा है वो किस परिवार से आते हैं। जबलपुर में जो कैंडिडेट हमने उतारा है, देखिए मुझे बोल लेने दीजिए प्लीज, बोल लेने दीजिए प्लीज बोल लेने दीजिए। आज जबलपुर में जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने उतारा वो किस परिवार से आते हैं। छिंदवाड़ा में जो कैंडिडेट उतारा वो किस भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य से कार्यकर्ताओं को मौका दिया जो लगातार भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा था। मेरा सिर्फ एक प्रश्न ये यक्ष निकल के आ रहा है कि आपके जयपुर सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे कांग्रेस में, सिर्फ गांधी परिवार को छोड़ के, और आप ग्वालियर में विधायक की पत्नी को टिकट देते हैं। ना ये तो बोल के दिया ना, विधायक जो ग्वालियर के हैं उन्हें राकेश जी तो बोल के दिया, कमलनाथ जी ने सीना ठोक के कहा गांधी परिवार में शामिल हो गए। मैं दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं, आज जो परिणाम आ रहा है, एक सेकंड अभिलाष जी, 1 मिनट 1 सेकंड का समय दे प्लीज। बोलिए अभिलाष जी, मध्य प्रदेश में जो परिणाम आने शुरू हो गए, आप देखिए कि सीहोर की शाहगंज की जो नगर पंचायत है उसमें 15 के 15 कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए भारतीय जनता पार्टी के। इसी तरह खुरई सागर की, उसमें 15 के 15 कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए।
कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने उम्मीदवार खड़े नहीं कर पा रहे हैं। नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा रहे हैं। आप देखिए टीकमगढ़ में एक पार्षद भारतीय जनता पार्टी का निर्विरोध चुना गया। मुझे लगता है आज जो स्थिति भोपाल शहर में कलेक्ट्रेट में उत्पन्न हुई कि पीसी शर्मा पूर्व मंत्री व विधायक के सामने एक दूसरे के कपड़े फाड़े गए, जूतों से एक दूसरे की पिटाई की गई कांग्रेस के लोगों की, सोशल मीडिया में सभी उपलब्ध है। यह स्थिति ग्वालियर में हुई। आप ये देखिए कि मुरैना का कहता है कि एक भी गुजर को टिकट नहीं दिया, मैं इस्तीफा दे देता हूं जिला अध्यक्ष से। तो ये सब चीजें कांग्रेस पार्टी को मुबारक हो। क्या स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि कमलनाथ को इतना महत्वपूर्ण दौरा महाराष्ट्र का छोड़ के भोपाल आना पड़ा, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी में ऐसा रायता फैला हुआ है कि जिसको कोई संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए कमलनाथ जी को बुलाया गया। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जिन्होंने जो माचिस को भेजा था आग बुझाने के लिए महाराष्ट्र में, दूसरी चीज माचिस मैं को आपसे ये जो कहना मध्य चाहूंगी, प्रदेश में आग लगाई हुई है कांग्रेस में, ठीक है। देश के नेता हैं, उनको जिम्मेदारी दी ठीक है, गई है, अनुराधा जी, तो वो प्लीज। डबल जिम्मेदारी ठीक है, राकेश जी। देश की जिम्मेदारियों कमलनाथ महाराष्ट्र में बैठे हुए थे। ठीक है, राकेश जी। भोपाल की बात कर लें, ठीक है। ग्वालियर तीसरी चीज की में राकेश जी, ठीक है, अनुराधा जी से ये कहना चाहूंगी कि आप ये बात करते हैं, इन्होंने किसको टिकट दी है? इन्होंने अपराधियों को टिकट दी है। आप देखिए सर, ना राकेश जी, ठीक है, अनुराधा जी, अनुराधा जी के पास आओ। अनुराधा जी, क्या ऐसा अपराध कर रखा था उसने? इनको है आपके पास जवाब? महापौर का जो उम्मीदवार है आपका रतलाम का, क्या अपराध किया था? टिकट बदलनी पड़ी है। अनुराधा जी, अनुराधा जी, ना ना ये अनुराधा जी, ठीक है राकेश जी, कांग्रेस पार्टी राकेश जी ऐसा कुछ नहीं पाएगा। आप लोग सवाल एक दूसरे से पूछ कर बोलते रहेंगे, एक एक करके बोल लीजिए। अनुराधा जी, अनुराधा जी, अनुराधा जी एक मिनट, अनुराधा जी एक मिनट, अनुराधा जी ठीक है, ठीक है, अनुराधा जी प्लीज, अनुराधा जी, अनुराधा जी एक मिनट रुक जाइए। राकेश जी आप भी एक मिनट चुप हो जाइए सर। अनुराधा जी एक मिनट, मैं बोल रही हूँ कि मोतीलाल नेहरू जी उस समय ना ना अनुराधा जी, अनुराधा जी मेरी बात सुनिए। इतने बड़े अनुराधा जी मोतीलाल नेहरू तक नहीं जाएंगे, बहुत पुरानी बातें हो गई। अनुराधा जी मुझे ये बताइए, राकेश जी ने 2-3 बड़े मौजूद से सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये कहा कि सागर के एक इलाके का नाम लिया, सुर्खी का नाम लिया शायद, और उन्होंने एक दूसरी जगह का नाम लिया। दोनों जगह निर्विरोध बीजेपी के 14-14, 15-15 प्रत्याशी जो हैं वो निर्वाचित हो गए। और आप कह रही हैं कि हम लोग जमकर लड़ रहे हैं। 15-15 पार्षद, 15-15 नगर पंचायतों के प्रतिनिधि आ जाते हैं और एक कांग्रेस का अदद उम्मीदवार चुनाव कराने के लिए खड़ा नहीं होता, और फिर आप कहते हैं कि नहीं हम तो कांग्रेस तो जबरदस्त तरीके से चुनावी मैदान में है। तो ये कैसे भूल हो गई, कहां चूक हुई है? वापस आइए मध्य प्रदेश, वापस आइए। चुनाव में कमलनाथ जी भी वापस आ गए, आप भी वापस भारतीय जनता आइए। पार्टी आज पेट्रोल की लाइनें लगी हैं। विदिशा सिंह, राकेश जी, राकेश जी एक मिनट, राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी आपने अपनी बात कर ली, राकेश जी आपने अपनी बात कर ली, राकेश जी प्लीज, राकेश जी प्लीज, राकेश जी, अनुराधा जी आपने मेरा सवाल सुना? अनुराधा जी, अनुराधा जी प्लीज, अनुराधा जी को लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अनुराधा जी आपको मेरी आवाज पहुंच रही है नहीं? मैं आपको बता रही हूँ बागदूला में कि ये जी अनुराधा जी, मेरा सवाल यह था कि जिन जगह पर निर्विरोध बीजेपी के लोग आए हैं, आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी ये सर, ये हमेशा तथ्य से हटके परे बात करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है। इन्होंने तो, मैं आपको कहती हूँ 17 सालों से आदरणीय शिवराज सिंह जी, मेरा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी, ना पहले उत्तर तो दीजिए अनुराधा जी। राकेश जी, राकेश जी एक मिनट, राकेश जी आप अपना समय ले चुके हैं। राकेश जी एक मिनट, अनुराधा जी से मेरा सवाल लेने दीजिए। ना 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 राकेश जी एक मिनट, राकेश जी आप उनके समय पर, राकेश जी प्लीज उनको भी बोलने का मौका दीजिए। अनुराधा जी मेरा सवाल आप पहले समझिए। मेरा सवाल यह है कि राकेश जी ने 2 नगरीय निकायों के या पंचायतों के इलाकों का जिक्र किया जहां बीजेपी निर्विरोध निर्वाचित हुई है, 14-14 लोगों को लेकर आई है। कांग्रेस को एक अदद उम्मीदवार क्यों नहीं मिला? मेरा सीधा सवाल, इस पर क्या कहेंगे आप? जुमलेबाजी की सरकार है भारतीय जनता पार्टी के जुमले, जवाब नहीं है आपके पास। मेरे पास वकीलों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपने नाली का क्या किया मध्य प्रदेश में? ना ना ना, सीवर का क्या किया? नाले सीवर की तो जनता खबर ले लेगी उनका। अनुराधा जी आप डाइवर्ट हो रही हैं। अनुराधा जी, अनुराधा जी मैं आपसे सवाल कुछ कर रहा हूँ। अच्छा राकेश जी आप प्लीज चुप रहिएगा, राकेश जी आप प्लीज चुप रहिएगा, राकेश जी आप प्लीज चुप रहिएगा। अनुराधा जी से सवाल करना चाहता हूँ। अनुराधा जी जरा सवाल सुनिए। राकेश जी जरा प्लीज चुप रहिएगा। अनुराधा जी जरा सुनिए मेरा सवाल। अनुराधा जी, राकेश जी एक मिनट, दोनों शांत हो जाइए। पहले मेरी बात समझिए, आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। राकेश जी ने अपनी बात रखी और अनुराधा जी मैं आपसे दोबारा तीसरी बार ये पूछ रहा हूं, जिन इलाकों में निर्विरोध बीजेपी के उम्मीदवार चुने गए वहां कांग्रेस के पास एक भी उम्मीदवार क्यों नहीं था? यह सवाल था मेरा।
मैं सर आपसे उसी चीज़ का प्रत्युत्तर दे रही हूँ कि देखिए, आप ये देखते हैं, ये सर्वे देते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करके मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी गई, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान में ये असफल रहे ऑपरेशन लोटस के तहत, कर्नाटक आपने देखा और महाराष्ट्र आपके सामने ही है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से प्रजातंत्र को हाईजैक करती है, ये आपने देखा, तो मैं उसी का प्रत्युत्तर दे रही हूँ सर। प्रशासन, आप देखिए हॉर्स ट्रेडिंग, मैं आपसे वही उसी चीज का जवाब दे रही हूँ। दूसरी चीज सर, मैं आपके माध्यम से आप प्रश्न करना चाहती हूँ कि 17 साल से आदरणीय शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी, अब आप सर इनको बोल दीजिए। ना राकेश जी बीच में कमेंट्री मत कीजिए, ना बीच में कमेंट, आदरणीय शिवराज सिंह जी राकेश जी सरकार उनको है, बोलने भारतीय दीजिए। जनता पार्टी राकेश जी की, आपने और बोल लिए, प्रशासन वो देखिए शांत मध्य थी। प्रदेश में। आप बोलने मैं सर ये दीजिए कह रही हूँ, नगरीय निकाय चुनाव है तो बुनियादी किन चीजों पे बात होनी चाहिए। मैं वकील हूँ तो पॉइंट पे ही बात कर रही हूँ सर। नाली की समस्या है, मैं आपसे बता रही हूँ, सीवर आप देखिए। ना अनुराधा जी वो काम जनता पर छोड़िए। ना अनुराधा जी प्लीज, अनुराधा जी वो काम जनता पर छोड़िए। जनता को नाली, सड़क, बिजली, पानी नहीं मिल रहा होगा, वो हिसाब कर लेगी। हम तो कांग्रेस से उसकी जिम्मेदारी का जवाब मांगेंगे ना, बीजेपी से जिसके लिए वो जिम्मेदार है। परिवारवाद को लेकर बीजेपी से हमने सवाल किया, आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपके पास कैंडिडेट्स क्यों नहीं है मध्य प्रदेश की जनता को। और मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी मैं आपसे वही कह रही हूं कि हॉर्स ट्रेडिंग की मिसाल है ना सर। आप देखिए ना कि किस तरीके से प्रजातंत्र को हाईजैक कर लेती है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं खरीद लिए गए? मैं तो आपसे कह रही हूं, हमारी आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार जो 15 महीने किस वजह से, मैं आपसे कह रही हूं कि आप देखिए ना कि क्या हुआ क्या है। आप देखिए ना, आप बताइए ना, आप सिनेरियो उठा के देखिए ना अनुराधा जी, आप बताइए क्या हुआ है सुर्खी में। प्रदेश के बाद आपको राजस्थान कह रही हूं, सुर्खी में क्या हुआ है, जरा मुझे बताइए सर। ये मैं सर वही आपसे कह रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी से मैं सवाल करती हूं, हमारी तो पूरी पार्टी यूनाइटेड है और मैं आपसे कह रही हूं कि हम पूरी यूनिटी से मध्य प्रदेश में आप देखिए कांग्रेस निकाय चुनाव। सत्यप्रकाश शर्मा जी के पास आता हूं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, मुझे अंतिम कमेंट में ये बताइए सर कि वो शाहगंज हो या दूसरे इलाके, सागर की बरौदिया नगर परिषद है जहां पर सभी सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं, ये क्या दिखाते हैं? क्या कांग्रेस यहां पर फील्डिंग सेट नहीं कर पाई, या जो बड़ा आरोप अनुराधा सिंह जी दबे चुपके लगा रही हैं, खुल के बोलने से कतरा रही हैं कि वहां पर खरीद फरोख्त हो गई? देखिए अभिलाष जी, ये चीज पक्की है कि अगर कोई नेता लगातार एक लंबे समय तक किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हुए पावर में रहता है, अगर वो अच्छा लीडर है तो वहां पर उसके विकास और लोगों पर पकड़ पर एक बड़ी चीज सामने आ ही जाती है। जैसा कि आप सीहोर जो सीएम का होम टर्फ है, दूसरा आप सागर जिले की शायद खुरई पंचायत है वो मेरे ख्याल से, खुरई, माफ कीजिएगा, सुर्खी नहीं खुरई, जहां से भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री है। हाँ, बरौदिया नगर परिषद भी हो गई है निर्विरोध निर्वाचित। एक्चुअली क्या है कि वहां माना जाता है कि उनका बड़ा होल्ड वहां पर वोटर्स पे भी है, लोगों पर भी है, और मैंने वहां जाकर भी कई बार स्टोरीज भी की है। मैं आपको बता रहा हूँ, डेवलपमेंट के मामले में वो बहुत आगे है। दतिया भी कम से कम नहीं है उससे। दतिया, ये गड़ाकोटा, ये 3-4 चीज मध्य प्रदेश में ऐसी हैं जहां पर बाकी डेवलपमेंट हुआ है। और हो सकता है जो अनुराधा जी कह रही हैं वो उनका सोच हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि लीडर्स का बड़ी पकड़ अपने लोगों पर होती है, इसलिए एक मॉडल के रूप में उस नगर पंचायत को प्रस्तुत करने के लिए ये घटनाक्रम हो भी गया। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा, मैं राकेश शर्मा जी का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने नगर निगम में मेयर की बात कही है, क्या उन्होंने पार्षदों की बात कही? नहीं की। पार्षदों की बात हो रही थी ना, इतनी तो सुविधा सियासत खोज लेती है सत्यप्रकाश शर्मा जी, इतना तो हम जानते हैं कि सियासत इतनी सुविधा खोज लेती है। लेकिन आपने जो अंतिम पॉइंट रखा कि कुछ नेताओं का कद इतना बड़ा हो जाता है कि उनके क्षेत्र में विरोध के लिए कोई खड़ा नहीं होता, और बीजेपी के पास अगर ऐसे 4-5 नेता हैं तो सवाल यह भी है कि क्या कमलनाथ जी की विधानसभा से ऐसा कोई वहां पर नगर पालिका, नगर परिषद इलाका रहा हो, नगर पंचायत, जहां निर्विरोध चुनाव हुआ हो और वहां पर सारे कांग्रेस के प्रत्याशी आ गए हों? और अगर ऐसा नहीं हुआ है, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी, गोविंद सिंह, इन लोगों के इलाकों में अजय सिंह, राहुल भैया, अरुण यादव, तो फिर यह सवाल उठता है कि फिर कैसे आखिर दूसरे वो नेता कर जाते हैं और कांग्रेस के दिग्गज ये नहीं कर पाते। देखिए, कांग्रेस की लड़ाई बड़ी है, सब जानते हैं, लेकिन बीजेपी भी सीना ताने खड़ी है। बात पूरी प्रत्याशी बागियों पर है। अब बागी कितना खेल बिगाड़ेंगे ये वक्त बताएगा। फिलहाल शुक्रिया अदा करूंगा राकेश शर्मा जी का, अनुराधा सिंह जी का, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी का इस डिबेट पे आने के लिए और हमसे पूरी बातें शेयर करने के लिए। तमाम दर्शकों को भी नमस्कार।